हेलो डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आपका यूरेका क्लासेस में। फ्रेंड्स, आज हम सीयूईटी एंट्रेंस एग्ज़ाम की क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं और वो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी से रिलेटेड मैं आपके लिए क्वेश्चन लेके आया हूँ। हम कंटिन्यूसली क्वेश्चंस को सोल्व करते आ रहे हैं, जिसमें बायोकेमिस्ट्री क्वेश्चन हमने सोल्व किए हैं, सेल बायोलॉजी क्वेश्चन हमने सोल्व किए हैं और वो क्वेश्चन सोल्व किए हैं जो पहले की एग्ज़ाम में आए हुए हैं और उसका हमने डिस्कशन प्रॉपर डिटेल में किया है। तो आज अपन मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के बारे में भी कुछ क्वेश्चन के बारे में देखते हैं कि मॉलिक्यूलर बायोलॉजी से कौन कौन से क्वेश्चन आज तक आए हुए हैं, जिसमें मैं आज आपके लिए लेके आया हूं जो रेप्लिकेशन और डीएनए डैमेज उन टॉपिक से जो क्वेश्चन आए हुए हैं उन क्वेश्चंस को अपन सोल्व कर रहे हैं। तो देखिए, हमारा जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो क्या बोल रहा है कि द एंटी पैरेलल नेचर ऑफ डबल स्ट्रैंडेड डीएनए इज ड्यू टू, यानी कि जो डीएनए की एंटी पैरेलल स्ट्रैंड होता है वो कौन से बॉन्ड की वजह से होता है। एंटी पैरेलल का मतलब क्या बोलते हैं कि हमारे पास में एक तो ये स्ट्रैंड है और दूसरा ये स्ट्रैंड है। अगर ये 5 प्राइम टू 3rd प्राइम है तो ये 3rd प्राइम टू 5 प्राइम है। इस नेचर को अपन क्या बोलते हैं? एंटी पैरेलल नेचर। तो ये जो एंटी पैरेलल नेचर मिला है ये कौन से बॉन्ड की वजह से मिलता है? फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड की वजह से। देखिए, जो एक डीएनए होता है या एक आरएनए होता है जिसको अपन न्यूक्लिक एसिड बोलते हैं, इनमें कौन कौन से बॉन्ड होते हैं? तो पहली बात तो अपन ये देखते हैं कि इनमें होते क्या क्या हैं। तो एक तो होता है इसमें नाइट्रोजन बेस, एक होता है इसमें शुगर, राइबो शुगर या डीऑक्सीराइबो शुगर, और एक होता है फॉस्फेट ग्रुप। तो देखिए, नाइट्रोजन बेस और शुगर आपस में जुड़ती है, वो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से जुड़ती है, और इसके साथ में जो फॉस्फेट ग्रुप जुड़ता है वो जुड़ता है फॉस्फो एस्टर बॉन्ड की वजह से, जो इस ऑप्शन में नहीं है। यानी कि नाइट्रोजन बेस और शुगर आपस में जुड़ गई, ये तो कौन से बॉन्ड से जुड़ गई? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड की वजह से, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से। और इन दोनों के साथ में तीसरी चीज और आ रही है, वो कौन सी आ रही है? फॉस्फेट ग्रुप। तो ये जुड़ता है फॉस्फो एस्टर, ध्यान रखना फॉस्फोडाइएस्टर नहीं होता, फॉस्फो एस्टर बॉन्ड की वजह से। और ये जो तीनों चीजें आपस में जुड़ जाती हैं तो वो कहलाएगा न्यूक्लियोटाइड। और एक न्यूक्लियोटाइड से दूसरा न्यूक्लियोटाइड जो जुड़ता है वो जो बॉन्ड होगा वो होता है फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। यानी कि न्यूक्लियोटाइड के बीच में फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड नहीं होता, डीएनए आरएनए के अंदर फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड होता है। यानी न्यूक्लियोटाइड जब जुड़ेंगे, न्यूक्लियोटाइड का पॉलीमराइजेशन होगा तो उससे क्या बनेगा? फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बनेगा। तो हाइड्रोजन बॉन्ड डीएनए के एक नाइट्रोजन बेस से दूसरा नहीं, यानी एक स्ट्रैंड का नाइट्रोजन बेस है उसे दूसरे स्ट्रैंड का नाइट्रोजन बेस है, वो आपस में कौन से बॉन्ड से जुड़ता है? हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ता है। और डाइसल्फाइड बॉन्ड, ये डाइसल्फाइड बॉन्ड जनरली इसके अंदर देखने को नहीं मिलता। तो ये बातें अपने को ध्यान रखनी है। तो ध्यान रखना कि एक डीएनए में कितने बॉन्ड हो सकते हैं। तो एक डीएनए में कितने बॉन्ड हो सकते हैं? नाइट्रोजन बेस और शुगर जुड़ी तो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ये कोवेलेंट बॉन्ड है। फिर नाइट्रोजन बेस, इसके साथ में जुड़ा फॉस्फेट ग्रुप तो फॉस्फो एस्टर बॉन्ड, ये भी कोवेलेंट बॉन्ड है। उसका दूसरा फॉस्फो डाइएस्टर बॉन्ड, और एक होता है फॉस्फो एनहाइड्राइड बॉन्ड, 2 फॉस्फेट ग्रुप, जैसे अपन बोलते हैं ना एटीपी ट्राइफॉस्फेट, यानी ट्राइफॉस्फेट यानी 3 फॉस्फेट है तो 2 फॉस्फेट आपस में जुड़े हुए हैं तो वहां पर जुड़ता है फॉस्फो एनहाइड्राइड बॉन्ड। इस प्रकार से कुल मिलाकर टोटल 4 तो होते हैं कोवेलेंट बॉन्ड, और एक ही हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, ये बॉन्ड होता है वीक बॉन्ड। यानी एक डीएनए के अंदर कितने बॉन्ड हो सकते हैं? 5 प्रकार के बॉन्ड हो सकते हैं। इस बात का आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की जब अपन बात करते हैं तो वो कौन है? एंजाइम रेस्पॉन्सिबल फॉर रिलैक्सिंग पॉजिटिव सुपरकॉइल्स ऑफ डीएनए इन प्रोकैरियोट्स, यानी कि प्रोकैरियोट्स के अंदर जो पॉजिटिव सुपरकॉइलिंग है उसको रिलैक्स करने का काम कौन करता है? तो पहली बात तो है सुपरकॉइलिंग क्या होती है। तो जैसे यहां पर अपन ये देखते हैं कि ये हमारा डीएनए है और इस डीएनए का आपको रेप्लिकेशन करना है। डीएनए का जब रेप्लिकेशन करना है तो इधर क्या करोगे? इधर हेलिकेज एंजाइम आएगा। इधर क्या आएगा? हेलिकेज एंजाइम। और ये दोनों स्ट्रैंड के बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्ड है उसको ब्रेक करता है। ये ब्रेक करते ही इसकी स्थिति ये हो जाती है, यानी कि ये खुल गया, ये खुलता है। अब जैसे कि मान लो 2 रस्सियां आपस में लिपटी हुई हैं, एक रस्सी है वो गुत्थी हुई आपस में, और एक किनारा हमने ये पकड़ लिया, एक वो पकड़ लिया, उसको खींचा तो रस्सी सामने से तो खुल गई लेकिन वो रस्सी पीछे से टाइट हो गई। वो बल जो है वो कहाँ चला जाता है? पीछे की तरफ टाइट हो जाती है। तो जैसे जैसे ये खुलता जाएगा वैसे वैसे ये कॉइलिंग है इधर से टाइट होती चली जाएगी। इसको अपन बोलते हैं पॉजिटिव सुपर कॉइलिंग।
या सुपर कोइलिंग। तो सुपर कोइलिंग का मतलब होता है कुंडलन बढ़ना या इसकी कोइलिंग बढ़ना, जिसकी वजह से क्या हो गया, टाइट हो गया। ये किसकी वजह से होता है, रेप्लिकेशन की वजह से सुपर कोइलिंग बढ़ जाती है। और सुपर कोइलिंग टाइट होना, इसको अपन बोलते हैं पॉजिटिव सुपर कोइलिंग। अब हमें क्या करना पड़ेगा, एक टाइम तक ये करता करता आप यहाँ तक आ जाओगे तो रेप्लिकेशन रुक जाएगा। क्यों रुक जाएगा, क्योंकि उससे आगे बहुत ज़्यादा टाइट हो जाएगा, जिसकी वजह से हेलिकेज एंजाइम इसको खोल नहीं पाएगा। तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, इसको कुंडलन जो है उस एक्स्ट्रा कुंडलन को कम करना पड़ेगा, और कम करोगे तो ये थोड़ा लूज होगा। तो कुंडलन को कम करना, कोइलिंग को कम करना, इसको हम बोलते हैं नेगेटिव सुपर कोइलिंग। तो जो नेचुरली रेप्लिकेशन होता है, उस रेप्लिकेशन की प्रोसेस की वजह से पॉजिटिव सुपर कोइलिंग डीएनए में आती है, और हम जब उसको वापस एंजाइम की हेल्प से रिलैक्स करेंगे तो उसको अपन बोलेंगे नेगेटिव सुपर कोइलिंग। तो जो नेगेटिव सुपर कोइलिंग, ये क्या बोल रहा है, पॉजिटिव सुपर कोइलिंग को रिलैक्स करना, यानी कि कौन सी सुपर कोइलिंग करवाना, नेगेटिव सुपर कोइलिंग कराना। ये काम कौन करता है, प्रोकैरियोट्स में काम कौन करेगा, डीएनए गायरेज, यानी कि टोपोआइसोमरेज ही को हम प्रोकैरियोट्स में गायरेज बोलते हैं। इसमें कंफ्यूज मत होना, टोपोआइसोमरेज के होमोलोगस कौन सा एंजाइम होता है, डीएनए गायरेज। कुछ ऐसे बोलेंगे कि भाई ये टोपोआइसोमरेज, ये आंसर होना चाहिए, तो ये यूकैरियोट्स में होता है। टोपोआइसोमरेज है, उस टोपोआइसोमरेज को प्रोकैरियोट्स में अपन क्या नाम देते हैं, गायरेज। तो ये यूकैरियोट्स की बात होगी। कैटेनलेज ऐसा कुछ होता नहीं। डीएनए लाइगेज जो है वो दो न्यूक्लियोटाइड को आपस में जोड़ता है, और दो न्यूक्लियोटाइड को आपस में जोड़ेगा तो कौन से बॉन्ड होंगे, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। तो ये फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड का सिंथेसिस करता है, ना कि रिलैक्स करता है। उसके बाद में नेक्स्ट अपन बात करते हैं, पॉलीमराइजेशन ऑफ ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स ड्यूरिंग रेप्लिकेशन इज मीडिएटेड बाय, यानी कि ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स जो हैं, उन ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स का पॉलीमराइजेशन कैसे करोगे। तो देखिए, प्रोकैरियोट्स की बात है कि ये एक पुराना डीएनए है, और इस डीएनए से हम डीएनए का सिंथेसिस कर रहे हैं, और डीएनए का सिंथेसिस कर रहे हैं। तो जो नया डीएनए है, ये मान लो ये इसकी डायरेक्शन है टेम्पलेट की, और इसका इस प्रकार से डीएनए का सिंथेसिस हो रहा है, टुकड़ों में हो रहा है। इन टुकड़ों को अपन क्या नाम देते हैं, ओकाजाकी फ्रेगमेंट, और इस स्ट्रैंड को अपन नाम देते हैं लैगिंग स्ट्रैंड। इस स्ट्रैंड को क्या नाम देते हैं, लैगिंग स्ट्रैंड। डीएनए का सिंथेसिस जो हुआ है वो किस में हुआ है, टुकड़ों में हुआ है। तो इन फ्रेगमेंट्स को ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स बोलते हैं प्रोकैरियोट्स में। और यूकैरियोट्स के अंदर अपन बोलेंगे इसको कि कैसे देखेंगे, फ्रेगमेंट्स से इसका सिंथेसिस नहीं होता। वहां पर अपन पहचानते हैं कि नया डीएनए है, इसका मतलब वो फ्रेगमेंट्स में है, पुराना डीएनए इसका मतलब वो कंटिन्यूअसली सिंथेसाइज्ड है। ऐसे यूकैरियोट्स में अपन पहचानते हैं कि जो नया डीएनए है उसके ऊपर मिथाइलेशन नहीं होता, और पुराना डीएनए उसके ऊपर मिथाइलेशन रहता है। तो सीधी सी बात है, ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स होते क्या है कि डीएनए अगर नया सिंथेसिस हो रहा है तो उसका एक स्ट्रैंड जो है वो टुकड़ों में सिंथेसिस होता है, बीच में टुकड़े हैं, बीच में गैप है। इन फ्रेगमेंट्स को ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स नाम देते हैं। अब ये बोल रहा है कि इन ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स को आप सिंथेसिस करोगे, कि बिना ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स को सिंथेसिस किए बिना ये आपका डीएनए सिंथेसिस नहीं हो पाएगा, प्रॉपर डीएनए का सिंथेसिस नहीं हो पाएगा। तो इस गैप को हम भरेंगे, और इस गैप को हम भरने को अपन क्या बोलते हैं कि पॉलीमराइजेशन ऑफ ओकाजाकी फ्रेगमेंट। तो ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स का जो पॉलीमराइजेशन करता है, डीएनए पॉलीमरेज थर्ड करता है। वैसे भी डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, सेकंड और थर्ड प्रोकैरियोट्स में बोलते हैं। डीएनए पॉलीमरेज अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, ये यूकैरियोट्स के डीएनए पॉलीमरेज को अपन नाम देते हैं। तो डीएनए पॉलीमरेज थर्ड का मतलब यही है कि ये प्रोकैरियोट्स की डीएनए की बात हो रही है। डीएनए पॉलीमरेज सेकंड का मतलब यही है कि ये प्रोकैरियोट्स की डीएनए पॉलीमरेज की बात हो रही है। तो देखिए, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के क्वेश्चन बहुत आसान रहते हैं, बहुत आसान रहते हैं, पर हमारा कंफ्यूजन कहाँ रहता है, हमारा कंफ्यूजन रहता है हम प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स के बीच में डिस्क्रिमिनेट नहीं कर पाते। यानी कि आपको ऑप्शन में क्या दे दिया कि प्रोकैरियोट्स की बात कर दी मान लो, और चारों ऑप्शन सही हैं, लेकिन 3 ऑप्शन यूकैरियोट्स के हैं, एक ऑप्शन प्रोकैरियोट्स का है। तो हम क्या कहते हैं कि यार सारी चीज़ें सही हैं, सारी चीज़ें, ये चीज़ें कम कन्फ्यूजन होगा आपको जब आप प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में डिफरेंस नहीं कर पाओगे। इसलिए मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में जो क्वेश्चंस के ऑप्शन आते हैं वो गलत नहीं होते, वो सही होते हैं, पर वो आपको कहाँ उलझाता है, वो प्रोकैरियोट और यूकैरियोट के बीच में उलझाता है। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि प्रोकैरियोट्स में चीज़ क्या है और यूकैरियोट्स में चीज़ क्या है। तो हमारा ये ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स को सिंथेसिस कौन सा डीएनए करता है, डीएनए पॉलीमरेज थर्ड। हेलिकेज एंजाइम का हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ने का काम होता है। डीएनए पॉलीमरेज, ये भी एक डीएनए पॉलीमरेज का टाइप है, यानी कि डीएनए का सिंथेसिस करता है। उस एंजाइम को अपन क्या कहेंगे, डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम। उसके बाद में नेक्स्ट ये लो, यही क्वेश्चन आ गया। क्या बोल रहा है कि ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स क्या होते हैं, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स क्या होते हैं। तो हमने क्या देखा कि प्रोकैरियोट्स में डीएनए का सिंथेसिस हो रहा है,
जिसमें एक स्ट्रैंड है वो कंटिन्यूअसली सिंथेसिस होता है, दूसरा स्ट्रैंड है वो फ्रेगमेंट्स में सिंथेसिस होता है। जो कंटिन्यूअस सिंथेसिस होता है उसको अपन बोलते हैं लीडिंग स्ट्रैंड, और फ्रेगमेंट्स का सिंथेसिस हो रहा है उसको अपन बोलते हैं लैगिंग स्ट्रैंड। तो सीधी सी बात है कि प्रोकैरियोट्स में जो डीएनए सिंथेसिस हो रहा है वो टुकड़ों में सिंथेसिस हो रहा है, जो टुकड़े हैं उसी को अपन, जो गैप है उसी को अपन क्या बोलते हैं, ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स। तो ये पहला ऑप्शन क्या बोल रहा है, शॉर्ट सेगमेंट ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स सिंथेसाइज्ड ऑन द लीडिंग स्ट्रैंड। अभी हमने क्या कहा कि लीडिंग स्ट्रैंड जो है वो कंटिन्यूअसली सिंथेसाइज होता है, तो ये गलत हो गया। शॉर्ट सेगमेंट ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड सिंथेसाइज्ड ऑन द लैगिंग स्ट्रैंड ऑफ डीएनए, ये हमारा सही ऑप्शन हो गया कि टुकड़ों में जो सिंथेसिस हो रहा है उसी को अपन क्या नाम देते हैं, लैगिंग स्ट्रैंड। ये क्या बोलना चाह रहा था, द प्राइमर्स सिंथेसाइज्ड ऑन द लैगिंग स्ट्रैंड दैट आर रिक्वायर्ड फॉर डीएनए सिंथेसिस। प्राइमर्स की कोई बात नहीं है, प्राइमर ये जो है वो आरएनए का टुकड़ा होता है। प्राइमर किसका बना हुआ है, आरएनए का बना हुआ है, तो ये कोई बात है नहीं। देन द प्रोटियोलाइटिक फ्रेगमेंट्स ऑफ डीएनए पॉलीमरेज, सीधी सी बात है, प्रोटियोलाइटिक फ्रेगमेंट्स का यानी कि प्रोटीन को तोड़ने की बात कर रहा है। प्रोटियोलाइटिक फ्रेगमेंट्स का मतलब क्या होता है, प्रोटीन को तोड़ने की। तो प्रोटीन का तो यहाँ है ही नहीं, कि हमारा तो डीएनए है, हमारा क्या है, डीएनए है, तो प्रोटियोलाइटिक फ्रेगमेंट्स का भी यहाँ पर कोई रोल नहीं है। उसके बाद में नेक्स्ट अपन बात करते हैं, हाँ, टीलोमरेज क्या होता है। टीलोमरेज, देखिए पहली बात तो यह है कि टीलोमरेज जो है वो उसका जो नेचर है वो क्या होता है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। क्या है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज का मतलब क्या है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज का मतलब है कि जो क्या बना सकता है, डीएनए से आरएनए, आरएनए से डीएनए बना सकता है। ये क्या बना सकता है, आरएनए से डीएनए। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज का मतलब यही होता है कि ये आरएनए से क्या बना सकता है, डीएनए बना सकता है। और आरएनए से डीएनए बना सकता है, इसका मतलब ये टीलोमियर की शॉर्टनिंग नहीं होती। और टीलोमियर की शॉर्टनिंग नहीं होती, इसका मतलब डीएनए की रेप्लिकेशन कभी रुकता नहीं, और डीएनए का रेप्लिकेशन कभी नहीं रुकेगा, इसका मतलब बुढ़ापा कभी नहीं आएगा, एजिंग कभी भी नहीं आएगी। तो ये प्रोकैरियोट्स का एक विशेष कैरेक्टर है कि वो क्रोमोजोम को शॉर्ट नहीं होने देते। टीलोमियर का मतलब क्या है कि क्रोमोजोम के किनारे, तो क्रोमोजोम को कभी शॉर्ट नहीं होने देते, और क्रोमोजोम को कभी शॉर्ट नहीं होने देंगे, इसका मतलब क्या हुआ कि वो आजीवन जिंदा रहेंगे, यानी उसमें कभी एजिंग नहीं आती। तो टीलोमरेज क्या है, एक प्रकार का रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम है। ये क्या है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम है। इसका दूसरा नाम देते हैं आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। इसका दूसरा नाम देते हैं क्या, आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, यानी कि आरएनए पर डिपेंड है और क्या करेगा, डीएनए का सिंथेसिस करेगा। इसीलिए इसको अपन क्या नाम देते हैं, आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, जो प्रोकैरियोट्स में होता है। इसके अलावा कैंसर सेल में भी देखने को मिल सकता है। इसीलिए कैंसर सेल हम अनकंट्रोल डिवीजन करती हैं, आप उसको कंट्रोल ही नहीं कर सकते, क्योंकि एजिंग नहीं आएगी, और एजिंग नहीं आएगी तो सेल मरेंगी नहीं, और सेल मरेंगी नहीं तो उसकी संख्या कंटिन्यूअसली बढ़ती रहेगी। तो कैंसर प्रॉपर्टी के अंदर भी ये चीजें देखने को मिल सकती हैं आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, which one of the following enzyme is required for the photoreactivation of the DNA। देखिए हमारा डीएनए डैमेज होता है तो हमारी सेल के न्यूक्लियस में कुछ मशीनरी होती है, कुछ मैकेनिज्म होती हैं जो डीएनए डैमेज हो गया उसको वापस रिपेयर करने का काम करती हैं। और ये रिपेयर कई प्रकार का हो सकता है, जैसे बेस एक्सेशन रिपेयर मैकेनिज्म है, न्यूक्लियोटाइड एक्सेशन रिपेयर मैकेनिज्म है, या फिर मिसमैच रिपेयर मैकेनिज्म है, होमोलोगस रिपेयर मैकेनिज्म है। कई प्रकार की डीएनए रिपेयर मैकेनिज्म हमारे सेल के न्यूक्लियस में चलती हैं, जिसको अपन बोलते हैं रिपेयर मशीनरी। और डीएनए डैमेज है वो भी किसी भी तरह से हो सकता है, यूवी रेज से हो सकता है, या फिर कोई कट लग सकता है, या फिर कोई म्यूटेशन हो सकता है। किसी भी तरीके से किसी भी प्रकार का डीएनए डैमेज हो सकता है, यानी डीएनए में गड़बड़ होना, डीएनए डैमेज कहते हैं। तो उस डीएनए को वापस क्या किया जाएगा, रिपेयर किया जाएगा, डैमेज डीएनए को वापस रिपेयर किया जाएगा। तो ये क्या बोल रहा है, फोटो रिएक्टिवेशन, यानी एक प्रकार का सिंपल सा कि यूवी लाइट से अगर कोई डैमेज हो गया तो उसको वापस क्या किया जाता है, रिपेयर किया जाता है। तो यहां पर समझ में आ रहा है कि ये को क्या बोलेंगे, डीएनए फोटोलाइज। ये कौन सा एंजाइम होता है, डीएनए फोटोलाइज। डीएनए फोटोलाइगेज यानी कि ऐसा कोई एंजाइम हमने पढ़ा नहीं। एपी एंडोन्यूक्लिएज ये बिल्कुल बेस एक्सेशन रिपेयर मैकेनिज्म का है।
और डीएनए ग्लाइकोसाइलेज ये भी डीएनए बेस ऑक्सीडेशन रिपेयर मैकेनिज्म का है। लेकिन फोटो रिएक्टिवेशन जो है वो कौन सा एंजाइम है, डीएनए फोटोलाइज। तो इस बात का आपको ध्यान रखना। देखिए जितने भी रिपेयर मशीनरी होती हैं उनसे रिलेटेड डिजीज कि अगर उनमें म्यूटेशन हो गया तो कौन सी डिजीज होंगी, किन किन परिस्थितियों में डीएनए रिपेयर मशीनरी काम करेगी, उसके साथ में उसके एंजाइम्स क्या हैं। ये 2-3 बातें आपको रिपेयर मशीनरी की याद रखनी है। फिर से देखो हमारे पास में एक क्वेश्चन आया है, UVR ABC एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम जो है वो कौन सी रिपेयर मशीनरी का एंजाइम है। तो पहली बात तो यह है कि इसका नाम UVR क्यों दिया, क्योंकि अगर आपका डीएनए यूवी लाइट की वजह से डैमेज हो रहा है, डीएनए किसकी वजह से डैमेज हो रहा है, यूवी लाइट की वजह से डैमेज हो रहा है, तो उसके लिए जो रिपेयर किया जाएगा वो UVR ABC एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम रिपेयर करेगा। और ये कौन सी रिपेयर मशीनरी का पार्ट है, ये है न्यूक्लियोटाइड ऑक्सीडेशन रिपेयर मशीनरी का। यानी ये एंजाइम किस में काम करता है, न्यूक्लियोटाइड ऑक्सीडेशन रिपेयर मैकेनिज्म में। मिसमैच रिपेयर मशीनरी का याद रखना, इसके आगे म्यूट लगा हुआ होगा, MUTS, MUTL, MUTH, ये एंजाइम है वो मिसमैच रिपेयर मशीनरी के हैं। बेस ऑक्सीडेशन रिपेयर मशीनरी के अभी हमने पढ़ा आपका AP एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम, डीएनए ग्लाइकोसाइलेज एंजाइम, ये कौन सा एंजाइम है, बेस ऑक्सीडेशन रिपेयर मशीनरी के। SOS रिपेयर मशीनरी के ध्यान रखना, RAC-A बड़ा फेमस एंजाइम है, बहुत इंपॉर्टेंट है। SOS रिपेयर मशीनरी का कौन सा एंजाइम है, RAC-A एंजाइम। तो इस बात का, और आपका एक रह गया 4 रिपेयर मशीनरी, तो यही हो गई। डबल स्टैंडर्ड ब्रेक के लिए जो रिपेयर मशीनरी होती है उसको अपन बोलते हैं होमोलोगस रिपेयर मशीनरी। होमोलोगस रिपेयर मशीनरी, होमोलोगस रिपेयर मशीनरी के अंदर आपको नाम लिखा हुआ मिलेगा BRCA1, BRCA2, इस प्रकार से। तो ये एंजाइम जो हैं वो किस में मिलेंगे, होमोलोगस रिपेयर मशीनरी के एंजाइम देखने को मिलेंगे। तो ये आपको ध्यान रखना है सारे मशीनरी के एंजाइम्स को। इसके साथ साथ इसके जो डैमेज होंगे उसका भी आपको ध्यान रखना है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये डैमेज पे क्वेश्चन आ गया, अच्छी बात है। हाँ, डैमेज में क्या है कि ए सुटेबल एग्जाम्पल ऑफ डीएनए रिपेयर डेफिशिएंट डिसऑर्डर इन ह्यूमन इज, यानी कि डीएनए रिपेयर मशीनरी में गड़बड़ हो गई तो कौन सा म्यूटेशन होगा। हम ये देखें, जीरोडर्मा पिगमेंटोसम एंड एल्बिनिज्म, जीरोडर्मा पिगमेंटोसम, सिकल सेल एनीमिया, एल्बिनिज्म। देखो जो न्यूक्लियोटाइड ऑक्सीडेशन रिपेयर मशीनरी है, न्यूक्लियोटाइड ऑक्सीडेशन रिपेयर मशीनरी, ये न्यूक्लियोटाइड ऑक्सीडेशन रिपेयर मशीनरी में अगर कोई म्यूटेशन हुआ तो जीरोडर्मा पिगमेंटोसोमा होगा, ठीक है। अगर मिसमैच रिपेयर मशीनरी में होगा तो हेरिडेटरी नॉन पोलिप कोलोन कैंसर होगा। अगर होमोलोगस रिपेयर मशीनरी के अंदर म्यूटेशन होगा तो ब्रेस्ट कैंसर होगा, ब्रेस्ट कैंसर होगा। और ब्रेस्ट कैंसर है इसीलिए इससे रिलेटेड जो एंजाइम है उसको अपन नाम देते हैं क्या, BRCA। ब्रेस्ट कैंसर के बेसिस पर इसका क्या नाम दिया है, इन एंजाइम्स का नाम दिया है। तो आप ये ध्यान रखना, जीरोडर्मा पिगमेंटोसोमा ये न्यूक्लियोटाइड ऑक्सीडेशन रिपेयर मशीनरी है। हेरिडेटरी नॉन पॉलिप कोलोन कैंसर ये किससे रिलेटेड है, मिसमैच रिपेयर से। ब्रेस्ट कैंसर किससे रिलेटेड है, आपकी होमोलोगस रिपेयर मशीनरी से। इस प्रकार से ये कुछ डिजीज है और डायरेक्ट क्वेश्चन इन पे आता है। तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, जीरोडर्मा पिगमेंटोसोमा। इसमें भी देखो जीरोडर्मा पिगमेंटोसोमा, लेकिन इसके साथ में क्या दे दिया, एल्बिनिज्म है। ये इनबोर्न एरर ऑफ मेटाबॉलिज्म है, जेनेटिक डिसऑर्डर है। एल्बिनिज्म का क्या मतलब होता है कि देखिए फेनिल एलानिन से तो बनता है टायरोसिन, ये एक एमिनो एसिड है, और टायरोसिन से टायरोसिनेज एंजाइम जो बनाता है वो बनाता है मेलानिन पिगमेंट। वो क्या बनाता है, मेलानिन पिगमेंट। और इस पिगमेंटेशन की वजह से हमारी स्किन को कलर मिलता है, कलर यानी कि ब्लैक कलर। जैसे जितना ज़्यादा पिगमेंटेशन होगा हमारी स्किन उतनी डार्क होगी, और जितना कम पिगमेंटेशन होगा हमारी स्किन उतनी लाइट होगी। जैसे गोरे लोग हैं उसमें पिगमेंटेशन कम है, और काले लोग हैं मतलब थोड़ा पक्का रंग है उनमें अंदर पिगमेंटेशन ज़्यादा है। तो वहाँ इस एल्बिनिज्म के अंदर होता क्या है कि टायरोसिन से मेलानिन बनता ही नहीं, और मेलानिन बिल्कुल नहीं बनता। इसका मतलब ऐसे लोग हैं एकदम गोरे लोग, ऐसे लगेगा कि छिलका उतारा हुआ है, ऐसे आदमी एकदम कागज की तरह है। मतलब गोरे अलग होते हैं, एल्बिनिज्म अलग होता है। एल्बिनिज्म जिस आदमी के अंदर होगा आपको लगेगा कि ये एकदम से छिलका उतारा हुआ आदमी है, यानी कि एकदम से गोरा या एकदम से वाइट स्किन हो जाती है,
बुरे से लगते हैं, मतलब बुरे लगने का इन द सेंस है कि ऐसी डिजीज है भाई, जेनेटिक डिजीज है, तो ऐसी डिजीज हो जाती है जिसके अंदर मेलानिन पिगमेंट बिल्कुल भी नहीं होता। ज़्यादा गोरा होना बहुत अच्छी बात नहीं है, क्योंकि ये जो पिगमेंट है ये हमारी यूवी लाइट से प्रोटेक्ट करेगा, हमारी हाई लाइट इंटेंसिटी से प्रोटेक्शन करेगा। इसका मतलब कैंसर होने के चांस हैं वो मेलानिन पिगमेंट जिसमें है उसमें कैंसर होने के चांस कम है, और जिसमें मेलानिन पिगमेंट नहीं है उसमें स्किन कैंसर होने का चांस ज़्यादा है। ऐसे लोग जो हैं जिसमें मेलानिन पिगमेंट की कमी होती है वो ज़्यादा धूप वगैरह को ज़्यादा टॉलरेट नहीं कर पाते, उनकी स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाती है। तो ये डिजीज कौन सी होती है? एल्बिनिज्म डिजीज होती है। सिकल सेल एनीमिया आप जानते हो कि आपकी आरबीसी के अंदर कोई म्यूटेशन आ गया, हीमोग्लोबिन की चेन में कोई गड़बड़ हो गई जिसमें ग्लूटामिक एसिड की जगह वेलिन आ जाता है, जिससे आरबीसी की शेप बिगड़ जाती है, और ये भी एक जेनेटिक डिसऑर्डर है। तो इसका भी डैमेज रिपेयर मैकेनिज्म को लेना देना नहीं है। उसके बाद में अपन बात करते हैं, हमारे पास ये देखो फिर से क्या आ गया, मैच द फॉलोइंग आ गया, और बड़ा भारी भरकम क्वेश्चन आ गया, और इसको अपन देखते हैं एडजस्ट होता है क्या। हो गया, होपफुली ये आपको दिख रहा। हाँ देखो, इसमें लिस्ट 1 और लिस्ट 2 यहाँ पर दी हुई है, यहाँ सामने एंजाइम्स दिए हुए हैं और इधर इनके काम दिए हुए हैं। तो देखो सबसे पहले डीएनए पॉलीमरेज अल्फा, इसका मतलब ये यूकेरियोट्स की डीएनए पॉलीमरेज की बात हो रही है। अल्फा है अल्फा, इसका मतलब किसके डीएनए पॉलीमरेज की बात हो रही है? यूकेरियोट्स की डीएनए पॉलीमरेज की। ये डीएनए पॉलीमरेज बीटा, ये भी यूकेरियोट्स का। ये डीएनए पॉलीमरेज गामा, ये भी यूकेरियोट्स का। और ये डीएनए पॉलीमरेज कापा, डीएनए पॉलीमरेज कापा, ये भी इसका मतलब किसका? यूकेरियोट्स के। समझ जाना चाहिए आपको। अगर डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, डीएनए पॉलीमरेज सेकंड, डीएनए पॉलीमरेज थर्ड, इसका मतलब ये प्रोकैरियोट्स के डीएनए की बात हो रही है। और डीएनए पॉलीमरेज अल्फा बीटा गामा डेल्टा जितने भी हैं, इसका मतलब ये किसके डीएनए पॉलीमरेज की हो रही है? यूकेरियोट्स के डीएनए पॉलीमरेज की बात हो रही है। ये बात आपको विशेष तौर पे ध्यान रखनी है। अगर ये चीज़ आप अलग करना सीख गए, प्रोकैरियोट्स का बात करना अलग सीख गए और यूकेरियोट्स की बात करना अलग सीख गए, ये पूरी की पूरी मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की ही कहानी है, जिसमें प्रोकैरियोट्स और यूकेरियोट्स दोनों अलग अलग चीज़ें चलती हैं। हमारी दिक्कत यह है कि हम प्रोकैरियोट्स पढ़ लेते हैं तो यूकेरियोट्स को पढ़ना भूल जाते हैं, या यूकेरियोट्स को पढ़ लेते हैं तो प्रोकैरियोट्स को पढ़ना भूल जाते हैं, और दोनों के अंदर सेम कॉन्सेप्ट चिपका देते हैं, वही हमारा गड़बड़ हो जाती है। ठीक है, तो आप इस बात का ध्यान रखें। तो डीएनए पॉलीमरेज अल्फा, डीएनए पॉलीमरेज अल्फा का काम होता है डीएनए का सिंथेसिस हो रहा है उस टाइम उसका इनिशिएशन करना, उसके साथ साथ इसका प्राइमर का सिंथेसिस करना। तो ऐसा ऑप्शन अगर हमारे पास में है तो हमारा काम बन जाएगा। ये आरएनए डीएनए प्राइमरी इनिशिएशन ऑफ डीएनए सिंथेसिस, इसका क्या करता है? इनिशिएशन। ए में सेकंड होना चाहिए, तो ए में सेकंड इसमें है नहीं, ये हो नहीं सकता, इसमें है नहीं, हो नहीं सकता। 2 ऑप्शन हमारे हो सकते हैं। उसके बाद में डीएनए पॉलीमरेज बीटा, बी फॉर बेस सक्सेशन रिपेयर मशीनरी, इस प्रकार से आप याद रखें, बी फॉर बेस सक्सेशन रिपेयर मशीनरी, यानी कि डीएनए पॉलीमरेज बीटा है वो क्या करता है? बेस सक्सेशन रिपेयर मशीनरी में काम आता है। तो बीटा बी में फर्स्ट, ए में सेकंड होना चाहिए, बी में फर्स्ट होना चाहिए, इस एक में ही है, इसका मतलब ये ऑप्शन होने से रहा। इस प्रकार से हमारे क्वेश्चन यहाँ पे तुरंत प्रभाव से सोल्व हो गए। उसके बाद में देखो डीएनए पॉलीमरेज गामा, ये माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट के डीएनए का सिंथेसिस करता है। यानी हमारे सेल के अंदर डीएनए है, हमारी सेल या प्लांट्स की सेल के अंदर क्लोरोप्लास्ट है, उन दोनों सेल्स के अंदर डीएनए है, तो इसको अपन सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल्स बोलते हैं। और डीएनए इसका मतलब वहां पर भी क्या करना पड़ेगा? रेप्लिकेशन करना पड़ेगा, और उस रेप्लिकेशन को करने का काम कौन करेगा? डीएनए पॉलीमरेज गामा। और डीएनए पॉलीमरेज गामा करता है तो ये क्या करता है? माइटोकॉन्ड्रिया का डीएनए रेप्लिकेशन। तो सी में थर्ड होना चाहिए। अब सी में थर्ड देखो, सॉरी कौन सा है? माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए रेप्लिकेशन एंड रिपेयर। हाँ, ये डीएनए पॉलीमरेज गामा करता है, और कापा करता है ट्रांसलेशन डीएनए सिंथेसिस, यानी कि डीएनए का क्या करेगा? इसका सिंथेसिस से। ऑप्शन में कोई गड़बड़ तो नहीं हुई, चेक करते हैं। ए में सेकंड होना चाहिए, बी में फर्स्ट होना चाहिए, और सी में थर्ड। हाँ बिल्कुल सही है, हमारा थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो गया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी हमारे मैच द फॉलोइंग है। इसके अंदर देखो, हाँ यही आपका कंफ्यूजन दूर करने के लिए ही मैं एक तरफ तो प्रोकैरियोट्स के डीएनए को या एंजाइम्स की बात कर रहा हूं, और एक तरफ यूकेरियोट्स के डीएनए की बात कर रहा हूं या एंजाइम्स की बात कर रहा हूं, जिससे आपका क्लियर। इकोलाई का मतलब क्या होगा? ये प्रोकैरियोट्स, इकोलाई बैक्टीरिया है और बैक्टीरिया एक प्रोकैरियोटिक सेल है, तो ये प्रोकैरियोट्स की बात कर रहा है। और ह्यूमन है, इसका मतलब ये किसकी बात कर रहा है? यूकेरियोट्स की बात कर रहा है। तो इसमें देखो पहला है बीटा क्लैंप।
पहली बात तो ये है कि बीटा क्लेम का काम क्या होता है। तो बीटा क्लेम जैसे एक ये डीएनए है और ये नया डीएनए सिंथेसिस हो रहा है, और इस डीएनए सिंथेसिस हो रहा है तो सिंथेसिस करने का काम करता है डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम, और ये मान लो इसके ऊपर डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम काम कर रहा है। ये डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम काम कर रहा है कंटिन्यूअसली, आगे क्या कर रहा है, डीएनए का सिंथेसिस कर रहा है। तो ये इस डीएनए स्ट्रैंड पर बना रहे, नीचे नहीं गिरे, इसकी स्ट्रक्चर जो है वो इसके ऊपर ऐसे ही मूवमेंट करती रहे, इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, बीटा क्लैंप। तो बीटा क्लैंप क्या करता है, इस डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम को इसके ऊपर पकड़ के रखता है। ये काम किसका हो गया, बीटा क्लैंप का। प्रोकैरियोट्स में इसको बीटा क्लैंप बोलते हैं और यूकैरियोट्स में इसको पीसीएनए रिंग बोलते हैं। यानी सेम काम कौन करता है यूकैरियोट्स में, पीसीएनए रिंग। तो ए में सेकंड आना चाहिए, और ए में सेकंड तो देखो एक में ही है, ए में सेकंड एक में है। इस एक चीज से हमारा क्वेश्चन सोल्व हो गया, लेकिन हम चारों चीजों को समझेंगे। एसएसबी प्रोटीन, सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन। सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन का काम क्या है कि जब डीएनए का आप सिंथेसिस कर रहे हो तो उससे पहले डबल स्ट्रैंडेड डीएनए में हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करते हो, यानी दोनों स्ट्रैंड को अलग करते हो। अलग करने के का काम जो है वो हेलिकेज एंजाइम करता है, लेकिन अलग करने के बाद वो दोनों स्ट्रैंड वापस चिपक सकते हैं आपस में, फिर से डबल स्ट्रैंडेड बन सकता है, जो गड़बड़ है। तो उसको डबल स्ट्रैंड को बनने से रोकने का काम मान लो, या फिर दोनों डीएनए स्ट्रैंड को आपस से चिपकने का काम या चिपकने से रोकने का काम कौन करता है, सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन करती है। इसको प्रोकैरियोट्स में सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन बोलते हैं और यूकैरियोट्स में रेप्लिकेशन प्रोटीन ए बोलते हैं, आरपीए यानी रेप्लिकेशन प्रोटीन ए। तो ये काम कौन करेगा, रेप्लिकेशन प्रोटीन ए। बी में फर्स्ट होना चाहिए, हमारे लिए बी में फर्स्ट है, हमारा सही आंसर चल रहा है। गायरेज, अभी मैंने आपको बताया था कि जो टोपोआइसोमरेज है डीएनए की नेगेटिव सुपरकोइलिंग इंट्रोड्यूस करता है। टोपोआइसोमरेज क्या करता है, डीएनए में नेगेटिव सुपरकोइलिंग करता है। ध्यान रखना, डीएनए रेप्लिकेशन की वजह से जो नेचुरली है वो डीएनए को पॉजिटिव सुपरकोइलिंग आ जाती है, यानी डीएनए ज़्यादा टाइट हो जाता है, उसको वापस रिलैक्स किया जाता है, लूज किया जाता है। वो कौन करता है, डीएनए गायरेज प्रोकैरियोट्स में, और यूकैरियोट्स में इसको अपन बोलते हैं टोपोआइसोमरेज फर्स्ट या टोपोआइसोमरेज सेकंड। डीएनए जी का काम है प्राइमर का सिंथेसिस करना। डीएनए जी का काम क्या है, प्राइमर का सिंथेसिस करना। प्रोकैरियोट्स के अंदर प्राइमर का सिंथेसिस करना, यानी प्राइमेज एंजाइम को डीएनए जी बोलते हैं, और यूकैरियोट्स में आपका डीएनए पॉलीमरेज अल्फा ये काम बखूबी कर देता है। तो डी के अंदर थर्ड आना चाहिए, हमारा डी के अंदर थर्ड है। हमारे सारे ऑप्शन करेक्ट हो गए। तो इस प्रकार से मॉलिक्यूलर बायोलॉजी देखिए हार्ड है नहीं, उसका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट हमने को पढ़ना होता है, और थोड़ा सा आप ध्यान रखिए कि प्रोकैरियोट्स में क्या होता है और यूकैरियोट्स में क्या होता है। दोनों का कंपैरिजन अगर साथ में पढ़ोगे तो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत इंटरेस्टिंग पेपर है और बहुत आसान पेपर है। यहाँ पर मैं आपके लिए इतने ही क्वेश्चन सोल्व कराएंगे आज के लिए। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम बात करेंगे कि ट्रांसक्रिप्शन किस प्रकार से होता है, आरएनए की प्रोसेसिंग किस प्रकार से होती है, और ट्रांसलेशन क्या होता है, उससे कौन कौन से क्वेश्चंस आज तक आए हुए हैं। इसके अलावा देखिए डीएनए में कुछ क्वेश्चंस हैं, जैसे सेमी कंजर्वेटिव मेथड क्या होता है, कंजर्वेटिव मेथड क्या होता है, उस चीज़ को भी आप ठीक से पढ़ें, जिससे आपको उससे क्वेश्चन भी निकलता है। जैसे कुछ से एक्सपेरिमेंट चलते हैं, एफ ग्रिफ्ट का एक्सपेरिमेंट है, हर्शेवचेज का एक्सपेरिमेंट है, उन एक्सपेरिमेंट्स को भी आप थोड़ा सा एक बार सरसरी निगाहों से देखें, वहाँ से भी कई बार क्वेश्चन निकल सकता है। तो आज के लिए हम इतना ही करेंगे, मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।